गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें और इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मैक्स मुलर के जीवन परिचय को जाना था। आज इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक भाग पाठ परिचय, दूसरा पाठ का सारांश। तो पहले हम लोग पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि बोला जाता है, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी है। विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती तथा ग्रहण करती आई है। यह एक विलक्षण देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्रकृति, वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत करती है। तो आइए हम पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि बोला जा रहा है, भारत से हम क्या सीखें, यानी जो हमारा देश भारत है उससे हम क्या सीखें, उससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई है उसकी प्राचीनतम से। तो इसके विषय में लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वदा संपदा तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यानी भरा पड़ा है। भूतल पर यानी जमीनी स्तर पर स्वर्ग की छटा देखने को यहाँ मिलती है, यानी एक मनमोहक दृश्य यहाँ देखने को मिलता है तथा मानव मस्तिष्क को उत्कृष्टम उपलब्धियों का साक्षात्कार एवं जीवन की समस्याओं पर विचार सर्वप्रथम इसी देश ने किया था। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक, यानी 2 महत्वपूर्ण दार्शनिकों का नाम बताया गया है। प्लेटो एवं कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष यानी अच्छी हंसी खुशी से उसको स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में भी सदा अवगाहन करते हैं, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले यूरोपियों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही संभव है, यानी लेखक अपने विचार विमर्श के अनुसार, अपनी मन की बात के अनुसार वह कहता है कि अगर सच्चे भारत के आपको दर्शन करना है, खोज करना है, तो आप गांव की ओर निकल चलिए। गांव में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में। भारत में हजारों वर्ष पूर्व जो समस्याएं थी आज भी हैं। जैसे पहले भी आवागमन की समस्याएं थी, आज भी हैं। खाने पीने की समस्याएं पहले भी थी, आज भी हैं। उसी तरह उन समस्याओं को जानने के लिए 19वीं सदी के यूरोपियनों को
दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि इसका विस्तार हिमालय से श्रीलंका तक है। यह देश प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ज्ञान विज्ञान हर दृष्टि से श्री संपन्न है। हमारा जो देश भारत है, हर दृष्टिकोण से पूरी तरह संपन्न और सुदृढ़ है। अगला पैराग्राफ है, लेखक का कहना है कि भारत एक ऐसी फुलवारी है, जैसे हम लोग देखते हैं बगीचे में रंग बिरंगे के फूल खिले रहते हैं, जिससे पूरा बगीचा हरा भरा नजर आता है। जो हरकस, जो वैज्ञानिक हैं हरकस, जैसे वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। जीव वैज्ञानिक हेकेल भारतीय समुद्र तट पर मोती की खोज में पहुँचे जाते हैं। इसी प्रकार पुरातत्व प्रेमी यदि प्राचीन चाकू अथवा किसी प्राणी का कोई अंग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो उनमें जनरल कमिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय एवं बिहारों के ध्वंसावशेष के खोज निकालने के लिए आप अपने व्याकुल हो उठेंगे। इसी तरह भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्शियन, मैकडेनियन, रोमन, शको तथा मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनारस के निकट 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। दारिस मतलब मुद्रा यानी सिक्के मिले थे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका ऐतिहासिक महत्व समझे बिना गला डाला, और जो अंग्रेजी सरकार था उस सिक्का का महत्व को उन्होंने समझा नहीं और उस सिक्के को गलाकर खराब कर डाला। इतना ही नहीं, दैवत विज्ञान यानी देवी देवता का विज्ञान की आधारशिला यहीं रखी गई है। नीति कथाओं का प्रचलन भी यहीं से आरंभ हुआ है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत प्राचीन दार्शनिक क्रेटिलिस में मिलती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह कहावत यूनान कैसे पहुंची तथा ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्ट्रेटस की कहानियों में कैसे स्थान पा गई। यद्यपि इस संबंध में कोई सही प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक का मानना है कि हाथी दांत, चंदन, बंदर और मोर आदि के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। बाइबिल ईसाइयों का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वे वस्तुएं भारत में ही उपलब्ध हैं, अन्यत्र कहीं दूसरी जगह नहीं है। अगले पैराग्राफ में है, भाषा के क्षेत्र में भी भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यानी यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भाषा के क्षेत्र में भारत का एक अपना ही अनोखा ही सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। इसका समृद्ध व्याकरण है। आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी जातियों के बोलचाल की भाषा के साथ साथ यूनानी, पूची, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों एवं विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का सुयोग भी यहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार विधि शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के पुरातन रूपों के बारे में जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य की झलक ग्राम पंचायतों अथवा स्थानीय शासन की प्रणाली में विद्यमान है। अतः भारत ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ संस्कृत भाषा के माध्यम से चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है। इसमें मानव हृदय की गहन सहानुभूति और सदस्यता को जगाने वाली पाठ प्रचुर मात्रा में विद्यमान है।
लेखक का मानना है कि ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प आदि के क्षेत्र में तथा मानव इतिहास के समृद्ध, बहुमूल्य एवं उपादेय प्रमाणिक सामग्री का बड़ा भाग भारत में ही रचा बसा है, संचित है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे है सर्वविध, सर्वे मतलब सभी प्रकार के। आगे है परिपूर्ण मतलब संपन्न, साक्षात्कार मतलब सामने जिसका परिचय हो, भूतल धरती, निर्वसीन त्याग, अनायास एकाएक, अवगाहन अध्ययन, कांतार घने जंगल, बीनना मतलब चुनना, संग्रहालय मतलब अजायब घर। आगे है परिमाण मात्रा, संचार विस्तार, नानाविध अनेक प्रकार के, दैवत मतलब ईश्वर संबंधी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आज इस पाठ परिचय को जाना, पाठ के सारांश को जाना। अगले वीडियो में इस पाठ से बचे जो भी सारांश हैं उसको बताया जाएगा।